नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम VMU कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस से कर रहे स्टूडेंट के लिए MAPS 08 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आई बटन के पास लिंक मिल जाएगा, तो उसको पहले देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 3 में मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को रखा है, वो नेक्स्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट 1 में अपन रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन करते समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां क्यों प्रदान की? तो पहले इसमें भूमिका देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन भारतीय संघ में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना था। अब केंद्र को अधिक शक्तियां देने के प्रमुख जो कारण है वो देख लेते हैं। तो क्या क्या कारण है? नंबर 1 है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक रियासतें और विभिन्न क्षेत्र थे। मजबूत केंद्र के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना आवश्यक था। 2 नंबर क्या है? देश का विभाजन। तो विभाजन के कारण सांप्रदायिक तनाव और अलगाव की समस्या उत्पन्न हुई थी, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने मजबूत केंद्र को आवश्यक माना। 3 नंबर हेडिंग क्या डालेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा। रक्षा, विदेश नीति और सीमा सुरक्षा जैसे विषय पूरे देश से संबंधित हैं, इसीलिए इन पर केंद्र का नियंत्रण आवश्यक था। 4 नंबर है आर्थिक विकास। देश के नियोजित एवं संतुलित विकास के लिए केंद्र को व्यापक आर्थिक शक्तियां देना आवश्यक समझा गया। 5 नंबर है प्रशासनिक एकरूपता। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होने के बावजूद कुछ राष्ट्रीय नीतियों को समान रूप से लागू करना आवश्यक था। 6 नंबर है आपातकालीन परिस्थितियां। संविधान ने विशेष परिस्थितियों में केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की है ताकि देश की एकता और सुरक्षा बनी रहे। ये पॉइंट बना के आप लिख लेना, उसके बाद निष्कर्ष डाल देना। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र राज्य संबंध में राज्य के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किस प्रकार किया है? तो पहले भूमिका देख लेंगे। भारत में मजबूत केंद्र की व्यवस्था होने के बावजूद संविधान निर्माताओं ने राज्य के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। कौन कौन से हैं? तो शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां का विभाजन किया है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब राज्य सूची देख लेंगे। राज्य सूची के विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। इससे राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। 3 नंबर क्या है? राज्य सरकारों की स्वतंत्रता। राज्य में निर्वाचित विधानसभाएं और मंत्रिपरिषदें होती है जो राज्य के प्रशासन का संचालन करती है। 4 नंबर क्या है? वित्तीय व्यवस्था। तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण तथा राज्यों को वित्तीय सहायता से संबंधित सिफारिश करता है। 5 नंबर क्या डालेंगे? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इससे राज्यों की आवाज़ केंद्र की विधायी प्रक्रिया में पहुंचती है। 6 नंबर पॉइंट क्या है? संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। तो संघीय ढांचे से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं का विभेदीकरण और विशिष्टीकरण किस प्रकार राजनीतिक सुधार को सुलभ बनाता है? तो पहले देख लेंगे भूमिका क्या है। राजनीतिक व्यवस्था में विभेदीकरण का अर्थ विभिन्न संस्थाओं और कार्यों को अलग अलग होना तथा विशिष्टीकरण का अर्थ है विशेष कार्यों के लिए विशेष संस्थाओं का विकास होना है। अब राजनीतिक सुधार में महत्व क्या क्या है? तो कार्यों का स्पष्ट विभाजन। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका है वो कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका है न्याय प्रदान करती है। इससे कार्यों में स्पष्टता आती है। 2 नंबर प्रश्न पॉइंट नंबर 2 है प्रशासनिक दक्षता। जब प्रत्येक संस्था अपने विशेष कार्य करती है तो प्रशासन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित होता है। 3 नंबर पॉइंट क्या है? विशेषज्ञता का विकास। तो विशेष संस्थाओं के कारण संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित होती है। पॉइंट नंबर 4 है उत्तरदायित्व में वृद्धि। तो कार्य अलग अलग होने से यह निर्धारित करना आसान होता है कि किसी कार्य के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? लोकतांत्रिक नियंत्रण। तो संस्थाओं के बीच शक्तियों का विभाजन सत्ता के दुरुपयोग को कम करता है।
पॉइंट नंबर 6 क्या है? नई आवश्यकताओं का समाधान। तो आधुनिक समाज में नई समस्याओं के अनुसार नई संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। अब जो मैंने पॉइंट दिए हैं, जैसे अब आपको ये 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, तो 6 पॉइंट में मैंने तो एक एक दो दो लाइन ही लिखी है, पर आपको इनमें 3-3 4-4 लाइन ऐड करनी है अपनी तरफ से। ये मैंने इसलिए एक एक दो दो लाइन लिखी है क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए ही बस खाली एक एक दो दो लाइन का यूज़ किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, भारत में ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में देखेंगे, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना है। अब ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का महत्व क्या है? पॉइंट नंबर 1 है कृषि विकास। तो बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोतों से सिंचाई, कृषि उपकरण तथा कृषि प्रसंस्करण में सहायता मिलती है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ग्रामीण उद्योग। ऊर्जा उपलब्ध होने से कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास संभव होता है। पॉइंट नंबर 3 है रोजगार के अवसर। तो ऊर्जा आधारित छोटे उद्योगों और सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 4 है जीवन स्तर में सुधार। तो बिजली मिलने से घरों में प्रकाश, पंखे, शिक्षा और संचार सुविधाओं का विस्तार होता है। 5 नंबर पॉइंट है महिलाओं को लाभ। तो बायोगैस, सौर ऊर्जा और अन्य आधुनिक संसाधनों से महिलाओं को पारंपरिक ईंधन एकत्र करने में लगने वाला जो समय है वो कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 है वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा। तो सौर ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास जैसे स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। पॉइंट नंबर 7 है पर्यावरण संरक्षण। तो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग से प्रदूषण कम किया जा सकता है। इसके बाद निष्कर्ष में एक लाइन ऐड कर देंगे, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम कृषि, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, जीवन स्तर और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए ग्रामीण विकास में इसका विशेष स्थान है। अब प्रश्न नंबर 5 क्या है? भारत में आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, लाभ का समान वितरण। तो आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन। पॉइंट नंबर 2 है सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन। तो समय के साथ समाज और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, इसलिए नीति की समय समय पर समीक्षा आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। केवल आरक्षण से सामाजिक असमानता समाप्त नहीं हो सकती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास भी आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4 है आर्थिक स्थिति। तो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए भी अवसरों और सहायता की आवश्यकता होती है। 5 नंबर पॉइंट क्या है? पारदर्शिता। आरक्षण व्यवस्था में पात्रता और लाभ वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। 6 नंबर पॉइंट क्या है? सामाजिक न्याय। तो पुनर्विचार का उद्देश्य आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाना होना चाहिए। निष्कर्ष में लास्ट में क्या डालेंगे? तो निष्कर्ष में मैंने एक लाइन ऐड करी है, आरक्षण नीति की समय समय पर समीक्षा आवश्यक है ताकि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंद वर्गों तथा पहुंचे और सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो। अब प्रश्न नंबर 6 है ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या नंबर 1 है वायु प्रदूषण। तो कोयला और पेट्रोलियम जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक निकलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जलवायु परिवर्तन। तो जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। 3 नंबर पॉइंट क्या है? जल प्रदूषण। तो ऊर्जा संयंत्रों और खनन गतिविधियों से जल स्रोत प्रदूषित हो सकता है। 4 नंबर पॉइंट है भूमि क्षरण। तो कोयला खनन से भूमि और प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान हो सकता है। 5 नंबर पॉइंट है विस्थापन। तो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण लोगों का विस्थापन हो सकता है। 6 नंबर पॉइंट क्या है? रेडियोधर्मी जोखिम। तो परमाणु ऊर्जा में रेडियोधर्मी कचरे के सुरक्षित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब इसके समाधान क्या क्या है? तो सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना तथा प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। 7 नंबर प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो 1 नंबर है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार,
वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 2 है प्रदूषण नियंत्रण। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रदूषण मानक निर्धारित करना। तो सरकार उद्योगों और अन्य गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय मानक निर्धारित कर सकती है। 4 नंबर पॉइंट है खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण। तो खतरनाक रसायनों के निर्माण, उपयोग, भंडारण और परिवहन को नियंत्रित किया जाता है। 5 नंबर पॉइंट है पर्यावरणीय दुर्घटनाओं की रोकथाम। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है सरकारी शक्तियों का विस्तार। तो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, वैश्वीकरण और उदारीकरण के संदर्भ में 1990 के दशक से भारत की विकास नीति में क्या परिवर्तन आए। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की विकास नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। क्या क्या थे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। और जो प्रमुख परिवर्तन थे वो क्या क्या थे? तो लाइसेंस व्यवस्था में कमी, तो औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था को काफ़ी हद तक कम किया गया। 2 नंबर पॉइंट निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया, निजी उद्योगों और निवेश को अधिक अवसर दिए गए। 3 नंबर पॉइंट क्या है? विदेशी निवेश। तो विदेशी पूंजी और तकनीक को भारत में आने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए गए। 4 नंबर पॉइंट है व्यापार उदारीकरण, आयात निर्यात संबंधी प्रतिबंधों में कमी की गई। 5 नंबर पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो भारतीय उद्योगों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 6 नंबर पॉइंट है सेवा क्षेत्र का विकास। तो सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, संचार और अन्य सेवाओं को तेजी से विकास हुआ। 7 नंबर पॉइंट क्या है? सरकार की भूमिका में परिवर्तन। तो सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष उत्पादनकर्ता के साथ साथ नियामक और सुविधादाता के रूप में बढ़ी। अब लास्ट में एक लाइन ऐड कर लेंगे, 1990 के दशक के बाद भारत की विकास नीति राज्य प्रधान व्यवस्था से अधिक बाजारोन्मुख और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था से जुड़ी व्यवस्था की ओर बढ़ी। प्रश्न नंबर 9 क्या है? लुसियन पाई के अनुसार भारत जैसे राष्ट्र में राजनीतिक सुधार के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए उद्देश्य? इसके प्रमुख जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो राजनीतिक क्षमता बढ़ाना, सरकार को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना, राजनीतिक भागीदारी, अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना, संस्थागत विकास, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं को मजबूत करना, राजनीतिक समानता, सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया के समान अवसर प्रदान करना, उत्तरदायित्व, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाना, सामाजिक परिवर्तन के साथ तालमेल। तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज में हो रहे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार विकसित करना। इस प्रकार राजनीतिक सुधार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जो सक्षम, लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और सहभागी और सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप हो। प्रश्न नंबर 10 है सांप्रदायिकता ने भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रभाव क्या क्या पड़े वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिकता विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दूरी बढ़ाती है। 2 नंबर पॉइंट है अविश्वास, इससे एक समुदाय के प्रति दूसरे समुदाय में अविश्वास पैदा हो सकता है। 3 नंबर पॉइंट क्या है सांप्रदायिक हिंसा, तो तनाव बढ़ने पर हिंसा और दंगे हो सकते हैं। ये मैंने एक दो लाइन ऐड करी है आपको बस बताने के लिए, बाकी मैन अपना फोकस है वो पॉइंटों पे ही है। तो 4 नंबर पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति होने से राष्ट्रीय मुद्दे है वो पीछे छूट जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आर्थिक नुकसान, तो हिंसा के कारण व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। 6 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय भावना कमजोर होना, अत्यधिक सांप्रदायिकता नागरिकों में साझा राष्ट्रीय पहचान को कमजोर कर सकती है। अब कुछ समाधान क्या क्या है इसके? धर्मनिरपेक्षता, समानता, शिक्षा, सामाजिक संवाद, कानून का निष्पक्ष पालन आवश्यक है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण का कमजोर करती है, इसीलिए सहिष्णुता, समान नागरिकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। शिक्षा की भूमिका देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है राष्ट्रीय चेतना, तो शिक्षा नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्रीय भावना विकसित करती है। 2 नंबर पॉइंट क्या है? संविधान की जानकारी, तो शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। 3 नंबर पॉइंट है विविधता का सम्मान, तो शिक्षा विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करती है। 4 नंबर पॉइंट क्या है? पूर्वाग्रह कम करना, शिक्षा अज्ञानता और संकीर्ण सोच को कम करती है।
5 नंबर पॉइंट है लोकतांत्रिक भावना। तो शिक्षा समानता, स्वतंत्रता और सहिष्णुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। 6 नंबर क्या है, सामाजिक संपर्क। तो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं जिससे आपसी समझ बढ़ती है। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता में एकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करती है। 12 नंबर प्रश्न है, ट्राइसेम और DWCRA कार्यक्रम क्या है? तो इन दोनों कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो पहले अपने ट्राइसेम के बारे में देख लेते हैं। ट्राइसेम का पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना था। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण के बाद उनके स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अब DWCRA का जो पूरा नाम है वो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, बच्चों का विकास करना था। इस योजना में विशेष रूप से ग्रामीण गरीब महिलाओं को आय सृजन की गतिविधियों से जोड़ने पर ध्यान दिया गया। समूह आधारित गतिविधियों और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया। ट्राइसेम और डवाकरा दोनों भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे, जिनका उद्देश्य व्यापक योजनाओं में विलय होने से पहले विशिष्ट कमजोर ग्रामीण समूह का उत्थान करना था। अब ट्राइसेम के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो इसको 1979 में शुरू किया गया। ट्राइसेम विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं पे ही निर्धारित था। तो इसके उद्देश्य क्या थे? इसका प्राथमिक लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना था। इसकी कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो युवाओं को प्रासंगिक व्यावसायिक कौशल से लैस करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें कृषि संबंध गतिविधियों, ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं और व्यापार जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाना था। प्रभाव क्या थे इसके? इसने प्रशिक्षण अवधि के दौरान एक वजीफा प्रदान किया और प्रशिक्षण पूरा होने पर युवाओं को अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण सुविधाओं जैसे सब्सिडी से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण बेरोजगारों और शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम किया जा सके। अब DWCRA के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो 1982-83 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया। DWCRA मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित था। उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आय सृजन के अवसर प्रदान करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना था। कार्यप्रणाली क्या है इसकी? व्यक्तिगत केंद्रित कार्यक्रमों के विपरीत DWCRA ने एक समूह रणनीति को बढ़ावा दिया। इसने गरीब घरों की महिलाओं को 10 से 15 के समूह में संगठित किया। इन समूहों को सामूहिक आर्थिक गतिविधि जैसे बुनाई, सिलाई या खाद्य प्रसंस्करण शुरू करने के लिए एक मुश्त रिवॉल्विंग फंड को बैंक ऋण प्रदान किया गया। तो विरासत में क्या लिखेंगे? केवल वित्तीय स्वतंत्रता से परे DWCRA ने ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और बाल देखभाल तक पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन दोनों कार्यक्रमों ने जमीनी स्तर पर विकास की नींव रखी और बाद में 1999 में इन्हीं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज क्यों महत्वपूर्ण है? इनमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित है। इनके अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसीलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज आवश्यक है। इसके महत्व क्या है? तो ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीयता, ग्रामीण विकास। और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है? नवीकरणीय होना चाहिए, पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होना चाहिए, कम लागत वाला होना चाहिए, तकनीकी रूप से सरल होना चाहिए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, लंबे समय तक उपयोगी होना चाहिए, विश्वसनीय और पर्याप्त ऊर्जा देने वाला होना चाहिए।
इसीलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय, किफ़ायती, विश्वसनीय और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। ये मैंने पॉइंट बताए हैं। आप यदि ये पॉइंट लिख के आगे दो दो चार लाइन और लिखोगे तो इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्य क्या क्या है वो बताना है। तो प्रमुख कार्य क्या क्या है, प्रदूषण की निगरानी, देश में जल और वायु प्रदूषण की स्थिति की निगरानी करना। 2 नंबर मानक निर्धारित करना, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक मानकों और तकनीकी दिशा निर्देशों में भूमिका निभाना। 3 नंबर क्या है, राज्य बोर्डों के साथ समन्वय, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग देना। 4 नंबर पॉइंट क्या है, अनुसंधान, तो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन को बढ़ावा देना। 5 नंबर पॉइंट है, आंकड़े एकत्र करना, तो प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करना। 6 नंबर पॉइंट है, जन जागरूकता, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जागरूकता बढ़ाना। सीपीसीबी का मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार और देश में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाना है। प्रश्न नंबर 15 है, क्षेत्रवाद द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती है। तो देखिए प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। क्षेत्रीय पहचान की प्रधानता, क्षेत्रीय पहचान कभी कभी राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगती है। अलगाववादी प्रवृत्ति, तो अत्यधिक क्षेत्रीय भावना कुछ परिस्थितियों में अलगावी विचारों को जन्म दे सकती है। संसाधनों को लेकर विवाद, जल, भूमि, प्राकृतिक संसाधन और रोजगार जैसे विषयों पर राज्यों के बीच विवाद हो सकता है। 4 नंबर राजनीतिक तनाव, तो क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच मतभेद केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकता है। 5 नंबर पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय असमानता, तो विकास में असमानता क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकती है। अब इसके सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रीय राजनीति स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में सहायक भी होती है। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के बजाय सहकारी संघवाद, संतुलित क्षेत्रीय विकास और लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है। अब मैंने आपको पार्ट ए के अंदर रिपीटेड प्रश्न थे वो मैंने सारे करवा दिए आपको। अब पार्ट बी में अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों उपयोगी है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सरकार द्वारा आवश्यक क्षेत्रों में नियंत्रण, निजी क्षेत्र को उत्पादन एवं निवेश की स्वतंत्रता, सामाजिक कल्याण पर जोर, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन। अब भारत के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, तो भारत जैसे विकासशील देश में सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई और आधारभूत संरचना के विकास में बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र पूंजी, तकनीक, उत्पादन और रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए दोनों क्षेत्रों का सहयोग भारत के लिए उपयोगी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सरकार कमजोर वर्गों की सुरक्षा कर सकती है और निजी क्षेत्र की कार्य क्षमता का भी लाभ उठा सकती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत में आर्थिक विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय, जन कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करना ही व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 17 है, फाइबर ऑप्टिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए। तो फाइबर ऑप्टिक्स ऐसी संचार तकनीक है जिसमें प्रकाश संकेतों के माध्यम से सूचना को कांच या प्लास्टिक के बहुत पतले तंतुओं के से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। महत्व क्या है, तेज संचार, अधिक क्षमता, लंबी दूरी, इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं, विश्वसनीयता। 18 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में केंद्र राज्य संबंध के स्वरूप को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, संविधान, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक संबंध, क्षेत्रीय दल, न्यायपालिका, प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार केंद्र राज्य संबंध संविधान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संयुक्त प्रभावों से निर्धारित होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। तो 3 सूचियां बनाई है। पहली कौन सी है, संघ सूची। इसके अंदर कौन कौन से मुद्दे आते हैं, तो इसमें रक्षा, विदेश नीति मुद्दा, मुद्रा, रेलवे आदि विषय आते हैं। इस पर संसद कानून बनाती है।
2 नंबर क्या है, राज्य सूची। इसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन जैसे विषय आते हैं। सामान्यतः परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल इन पर कानून बनाता है। 3 नंबर सूची कौन सी है, समवर्ती सूची। इस सूची में विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अब संसद के विशेष शक्तियां भी है, कौन कौन सी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित या आपातकाल जैसी परिस्थितियों में केंद्र की विधायी शक्तियां बढ़ सकती है। अब इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, तो जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय हित और एकरूपता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, विकास के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को क्या दिशा देते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय शासन को सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी है, तो आर्थिक असमानता को कम करना, सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के अवसर देना, समान कार्य के लिए समान वेतन की दिशा में प्रयास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब निष्कर्ष में 1-2 लाइन ऐड करेंगे। नीति निर्देशक तत्व भारत के विकास को केवल आर्थिक विकास तक सीमित न रखकर सामाजिक न्याय, समानता, मानव कल्याण और स्थिर विकास से जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, गांधीवादी विकास योजना को स्पष्ट कीजिए। गांधीवादी विकास योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकरण के विचारों पर आधारित है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ग्राम स्वराज, गांव को विकास की मूल इकाई माना गया। आत्मनिर्भरता, तो गांव अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्थानीय संसाधनों से करने का प्रयास करें। कुटीर उद्योग, तो चरखा, खादी, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। रोजगार, ऐसी विकास व्यवस्था पर जोर दिया गया जिसमें अधिक लोगों को रोजगार मिले। विकेंद्रीकरण, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के कल्याण और श्रम की गरिमा पर जोर दिया गया। पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित उपयोग गांधीवादी विचार का महत्वपूर्ण भाग है। गांधीवादी विकास योजना का उद्देश्य ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता, रोजगार, विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास व्यवस्था स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 22 क्या है, भारत के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो उप प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक है जो स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों, लागत और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसमें कम लागत होती है। विकासशील देश में कम लागत वाली तकनीक अधिक उपयोगी होती है। रोजगार, ऐसी तकनीक अधिक श्रम आधारित होकर रोजगार बढ़ा सकती है। ग्रामीण विकास, स्थानीय तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और छोटे उद्योगों के लिए उपयोगी है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण, कम प्रदूषण वाली तकनीक पर्यावरण के लिए उपयोगी है। आत्मनिर्भरता, विदेशी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सकती है। तो भारत के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कम लागत, रोजगार, ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के कारण महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में व्याप्त कमियों को बताइए। तो कौन कौन सी कमियां हैं, लाभार्थियों की पहचान, जागरूकता की कमी, प्रशासनिक जटिलता, भुगतान में देरी, अपर्याप्त राशि, असंगठित क्षेत्र। इन कमियों को दूर करने के लिए सरल प्रक्रिया, पारदर्शिता, जागरूकता, पर्याप्त वित्तीय सहायता और प्रभावी निगरानी आवश्यक है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के अर्थ संबंधी विभिन्न मत समझाइए। तो कौन कौन से मत है, संस्थागत सुधार, राजनीतिक भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, चुनाव सुधार, विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय। भारतीय संदर्भ में राजनीतिक सुधार का व्यापक उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, जनता की भागीदारी बढ़ाना तथा शासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, तृतीय विश्व के
देशों में संपन्न समाज सुधार के विभिन्न कार्य क्या क्या है? तो विकासशील देशों में समाज सुधार का उद्देश्य गरीबी, अशिक्षा, असमानता और सामाजिक कुरीतियों को कम करना है। इसके प्रमुख सुधार कार्य कौन कौन से हैं? तो शिक्षा का विस्तार, महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रयास, भूमि सुधार, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सामाजिक समानता को बढ़ावा, राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तृतीय विश्व के देशों में समाज सुधार के उद्देश्य सामाजिक समानता, मानव विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन रहा। प्रश्न नंबर 26 है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ और महत्व समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थ क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सूचना का संग्रहण करना, प्रसंस्करण, भंडार और संचार करना है। अब इसके महत्व क्या है वो देख लेते हैं। तो शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल पुस्तकालयों से शिक्षा की पहुंच बढ़ी है। प्रशासन, ई गवर्नेंस से सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान आसान हुए हैं। व्यापार, ई कॉमर्स और डिजिटल बाजार का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है। रोजगार, आईटी क्षेत्र ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। संचार, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेज सूचना संचार संभव हुआ है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सकारात्मक और सक्रिय जनसंचार माध्यमों की भूमिका की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियाँ, संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय परंपराएं पाई जाती है। ऐसी विविधता में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जनसंचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब इसकी जो भूमिकाएं हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय चेतना का विकास, विविधता में एकता को बढ़ावा, सामाजिक सद्भाव की स्थापना, अफवाहों और गलत सूचनाओं पर नियंत्रण, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार। 6 नंबर है राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता। 7 नंबर है संकट के समय एकता, युवाओं की भागीदारी। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार सकारात्मक और सक्रिय जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावी साधन हैं। यदि इनका उपयोग निष्पक्ष, जिम्मेदार और तथ्यपरक तरीके से किया जाए तो ये सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता में एकता की भावना का मजबूत कर सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में विभिन्न औद्योगिक नीतियों की विवेचना कीजिए। तो प्रमुख जो औद्योगिक नीतियां हैं वो देख लेते हैं। 1948 की औद्योगिक नीति, तो इसमें क्या है? इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका स्वीकार की गई। 1956 की औद्योगिक नीति, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारी उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। बाद की नीतियां कौन कौन सी है? लघु उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय संतुलन पर भी ध्यान दिया गया था। 1991 की नई औद्योगिक नीति क्या है? इसने औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी की और निजी क्षेत्रों को अधिक अवसर दिया। विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी और तकनीक को प्रोत्साहित किया गया। प्रभाव क्या थे? तो 1991 के बाद भारतीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो गई, निजी निवेश, तकनीकी विकास और वैश्विक बाजार से जुड़ाव बढ़ गया। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की विवेचना करनी है। तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को रोजगार, आय, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब कार्यक्रमों की जो प्रभावशीलता है वो क्या है? रोजगार कार्यक्रम, इसमें इनसे ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आय प्राप्त करने का अवसर मिला। स्वरोजगार योजनाएं, गरीब लोगों को छोटे व्यवसाय और आय सर्जन गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। खाद्य सुरक्षा, गरीब परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में सहायता मिली। सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध, विधवा और कमजोर वर्गों को अधिक सहायता मिली। स्वयं सहायता समूह है, ग्रामीण महिलाओं की बचत और आय सर्जन में सहायता मिली। मुख्य समस्याएं कौन कौन सी आई? लाभार्थियों की पहचान, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक देरी, जागरूकता की कमी और योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन जैसी समस्याएं प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न मूलाधारों का मूल्यांकन कीजिए। तो कौन कौन से आधार है?
संविधान समानता, स्वतंत्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। 2 नंबर है लोकतंत्र, चुनाव और राजनीतिक भागीदारी लोगों को एक समान राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। 3 नंबर है स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता संघर्ष ने विभिन्न समुदायों को एक साझा उद्देश्य से जोड़ा। 4 नंबर है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पर्व साझा राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते हैं। 5 नंबर शिक्षा, शिक्षा विविधता में एकता की भावना विकसित करती है। संचार और परिवहन, रेल, सड़क और संचार विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हैं। 7 नंबर है आर्थिक विकास, समान अवसर और संतुलित विकास क्षेत्रीय असमानता कम करते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण संविधान, लोकतंत्र, स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीकों और सामाजिक सांस्कृतिक एकता पर आधारित है। 31 नंबर प्रश्न क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे? पर्यावरणीय गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करना, खतरनाक पदार्थों के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करना, पर्यावरणीय निरीक्षण की व्यवस्था, प्रदूषणकारी गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय, उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। सरकार आवश्यक होने पर प्रदूषणकारी उद्योगों के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में आरक्षण की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय और समान अवसर की नीतियों का महत्वपूर्ण साधन है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर देना है। आरक्षण के सकारात्मक पक्ष तो कौन कौन से हैं? प्रतिनिधित्व, वंचित वर्गों का सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में अवसर प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक असमानताओं को कम करने में सहायता मिली है। राजनीतिक भागीदारी, तो विभिन्न वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। आलोचनाएं क्या क्या है? लाभ, वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचने की चुनौती, आरक्षण के लाभ का असमान वितरण, केवल आरक्षण से गरीबी और असमानता समाप्त न होना, शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? आरक्षण सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी प्रभावशीलता बढ़ने के लिए पारदर्शिता, उचित लक्ष्य निर्धारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास आवश्यक है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियों की विवेचना कीजिए। तो जो लोक कल्याणकारी नीतियों का उद्देश्य है वो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना तथा कमजोर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रमुख लोक कल्याणकारी क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और मानव संसाधन विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। स्वास्थ्य, गरीब और ग्रामीण लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है। 3 नंबर है रोजगार और स्वरोजगार के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा, गरीब परिवारों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है। 5 नंबर है सामाजिक सुरक्षा, तो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अन्य कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की जाती है। 6 नंबर है ग्रामीण विकास, आवास, सड़क, पेयजल, स्वच्छता और ऊर्जा जैसी सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। तो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसके माध्यम से बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, विकलांगता, गरीबी या अन्य संकटों की स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक सहायता मिल सके। अब भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व बताना है। तो गरीबी से सुरक्षा, आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों में सहारा देती है। वृद्धों की सुरक्षा, तो वृद्ध लोगों को पेंशन और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं की सहायता, विधवा तथा कमजोर महिलाओं के लिए विभिन्न सहायताएं व्यवस्थाएं हैं। 4 नंबर है कमजोर वर्गों की सुरक्षा, तो दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद लोगों की भी सहायता मिलती है। 5 नंबर है रोजगार सुरक्षा, तो रोजगार आधारित योजनाएं गरीब परिवारों की आय में सहायता करती है। उसके बाद है 5 नंबर है रोजगार सुरक्षा, तो रोजगार आधारित योजनाएं गरीब परिवारों की आय में सहायता करती है। प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो लाभार्थियों की पहचान, जागरूकता, प्रशासनिक जटिलता, भुगतान में देरी और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों तक पहुंच जैसी समस्याएं हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे, भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा गरीबी कम करने,
कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी सफलता के लिए सरल प्रक्रिया, पर्याप्त सहायता और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 35 क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्य क्या है? CPCB का प्रमुख कार्य बताना है। तो जिसे 1974 में जल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और बाद में इसे वायु अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां सौंपी गई। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में पर्यावरण सुरक्षा के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। अब इसके प्रमुख जो कार्य है वो क्या क्या है? तो सलाहकारी भूमिका। CPCB का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश भर में जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसमें कमी लाने से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे, समन्वय और विवाद समाधान। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है ताकि देश भर में एक समान पर्यावरण नीतियां लागू हो सके। यह विभिन्न राज्य बोर्डों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। 3 नंबर पॉइंट क्या है? तकनीकी सहायता और अनुसंधान। CPCB राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह पर्यावरण प्रदूषणों के कारण इसके दुष्प्रभावों और रोकथाम से संबंधित व्यापक जांच और शोध को सक्रिय रूप से प्रायोजित और संचालित करता है। उसके बाद पर्यावरण मानक तय करना। तो इसका जो एक महत्वपूर्ण नियामक कार्य है, वायु और जल की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करना है, संशोधित करना या रद्द करना है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों और धुएं के लिए अनुमेय सीमा निर्धारित करना शामिल है। इसके बाद आता है डेटा संग्रह और प्रसार। यह प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा को इकट्ठा करने, संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। यह डेटा पर्यावरणीय रुझानों को समझने और भविष्य की नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट है जन जागरूकता और प्रशिक्षण। बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में लगे लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान भी चलाता है। प्रश्न नंबर 36 और लास्ट है, सांप्रदायिकता ने भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को किस तरह प्रभावित किया है? सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को अलग अलग धार्मिक समुदायों में विभाजित करती है और अक्सर इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि एक धार्मिक समूह के हित स्वाभाविक रूप से दूसरे समूह के हितों के विरोधी है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज में सांप्रदायिकता एक लगातार बनी रहने वाली बाधा रही है, जिसने कई हानिकारक तरीकों से राष्ट्रीय एकीकरण को गहराई से प्रभावित भी किया है। पॉइंट नंबर 1 है सामाजिक सद्भाव और एकता का क्षरण। तो सांप्रदायिकता का सबसे तात्कालिक प्रभाव सामाजिक एकजुटता का विनाश है। यह एक साझा राष्ट्रीय पहचान को एक संकीर्ण और अलग अलग करने वाली धार्मिक पहचान से बदल देता है। यह विभिन्न समुदायों के बीच गहरे संदेह, पूर्वाग्रह और असहिष्णुता का माहौल बनाता है, जो वास्तविक सामाजिक कार्य संपर्क को रोकता है और एक मजबूत राष्ट्र के लिए आवश्यक मौलिक एकता को खंडित भी करता है। पॉइंट नंबर 2 है हिंसा और दंगों को भड़काना। ऐतिहासिक रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अक्सर हिंसक दंगों में बदला गया है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों की जान जाती है, बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति का भारी नुकसान होता है। ऐसी हिंसा के पीछे छूटे मनोवैज्ञानिक निशान और ऐतिहासिक शिकायतें ठीक होने में पीढ़ियां ले लेती है, जिससे सामाजिक ताने बाने में स्थायी दरारें पैदा होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विकृति। सांप्रदायिकता वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से भारतीय राजनीति को बुरी तरह प्रभावित करती है। राजनीतिक चुनाव अभियान कभी कभी आर्थिक विकास, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जैसे वास्तविक मुद्दों के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द रचे जाते हैं। यह मतदाताओं को बांटते हैं, अच्छे शासन में बाधा डालते हैं और भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर भी करते हैं। 4 नंबर पॉइंट है आर्थिक विकास में बाधा। तो सांप्रदायिक तनाव एक अस्थिर वातावरण बनाते हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है और बार बार लगने वाले कर्फ्यू, हड़ताल और दंगे दैनिक व्यापार और
आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। इसके अलावा यह घरेलू और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है, क्योंकि व्यवसायी अस्थिर और अशांत क्षेत्र में काम करने से बचते हैं, जिससे अंततः देश की समग्र प्रगति धीमी हो जाती है। ये अपना लास्ट प्रश्न था। 36 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। इनमें रिपीटेड प्रश्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने सारे इसमें करवा दिए हैं, तो इनमें से ही आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 है उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को डाला है, वो वीडियो जल्द ही 1-2 दिन में आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।